नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन प्रोग्राम किसमें कितना है दम। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास सीटों की जहां 17 नवंबर को मतदान होना है और जानेंगे यहां से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों में किसमें कितना है दम। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और कांग्रेस के शैलेश पांडे आमने सामने हैं। 2018 में भी यही दोनों आमने सामने थे, जहां शैलेश पांडे ने चुनाव में जीतकर एक तरह से उलटफेर किया था। बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल की क्या रणनीति है इस बार पिछली हार से आगे बढ़ते हुए, किस नई रणनीति के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। सुनिए उनसे। बिलासपुर विधानसभा प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। हाई प्रोफाइल इसलिए भी क्योंकि यहां से पूर्ववर्ती सरकार में 15 वर्षों तक मंत्री रहे अमर अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी हैं और सीधे चुनावी मैदान में हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहां किस प्रत्याशी में कितना दम है। अमर अग्रवाल जी, आपको यहां से पार्टी ने मौका दिया है बतौर प्रत्याशी, क्या कुछ स्थिति इस बार देखते हैं? क्योंकि 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक अगर हम कहें तो आप विधायक यहां से रहे हैं, 15 साल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2018 का चुनाव और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है, फिर से आप चुनावी मैदान में। बिलासपुर की जनता 2-3 चीज़ों को लेकर नाराज है, खासकर कांग्रेस की सरकार से और वर्तमान यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे। एक तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने के लायक सबसे अच्छा शहर था। विकास को लेकर भी और व्यवस्था को लेकर भी बिलासपुर की जनता में आक्रोश है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारा आक्रोश और ये शहर की शांति सरकार बदलते ही ये शहर फिर से अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। वो सरकार के 5 साल के जो कामकाज हैं, जो यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो बता रहे हैं बिलासपुर में बहुत सारे काम हुए हैं। उन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक आध काम तो बताएं कि आप काम, कौन सा काम उनने करवाया है। वो तो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जिनका शिलान्यास हो गया, टेंडर हो गया, उसके नारियल फोड़ रहे हैं। इनने क्या किया है और जनता इस बातों को जानती है। इस बिलासपुर में 5 साल में जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, यहाँ के विधायक का रहा, वो जनता को स्वीकार नहीं है। अच्छा, क्या कुछ दावा करना चाहते हैं जीत को लेकर? क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? कितने वोटों से अमर अग्रवाल जो है वो चुनावी मैदान फतह करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है और उस सरकार में विधायक की भूमिका में बिलासपुर का विधायक होगा। तो ये थे अमर अग्रवाल, जो कि बिलासपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में वो पूरे दमखम से उतर चुके हैं। उनका मानना है छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बिलासपुर भी भाजपा का विधायक जिता कर देगा। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। तो 2018 में जिन सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम सामने आए थे उनमें से एक सीट बिलासपुर की भी थी, जहां पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चुनाव हार गए थे। शैलेश पांडे ने इन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया था। एक बार फिर से इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस की ओर से शैलेश पांडे एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। उनकी क्या तैयारी है पिछले चुनाव प्रदर्शन को दोहराने को लेकर? क्या चुनौतियां उनके सामने है? किस तरह से मजबूती से वो काम कर रहे हैं? इस पर भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर में एक तरफ जहां 20 साल के विधायक भाजपा से अमर अग्रवाल फिर से प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस ने अपने 5 साल के विधायक शैलेश पांडे को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार जो यहाँ की जंग है वो 20 साल वर्सेस 5 साल की है और लगातार दोनों प्रत्याशी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। अब देखिए, शैलेश पांडे जी हैं जो चुनावी प्रचार में निकले हुए हैं। लगातार प्रचार के जरिए वो अपना दम लगा रहे हैं ताकि एक बार फिर से 2023 का जो बिलासपुर में विधानसभा चुनाव है वो फतह कर सके। पांडे जी, एक बार फिर से 20 साल वर्सेज 5 साल, आपके सामने 15 साल जो मंत्री रहे हैं वो प्रत्याशी हैं भाजपा से और आप फिर से पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है। कितना दम शैलेश पांडे के इस बार के चुनाव में?
15 साल जिन्होंने बिलासपुर की जनता की आंख में धूल झोंकी, बिलासपुर को झूठ बोला, बिलासपुर की जनता से, बिलासपुर के मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, एक काम नहीं करके गए, एक काम नहीं करके गए। मंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया सिवाय झूठ बोल बोल के सत्ता पाते थे। वो बिलासपुर जो कि न्यायधानी रहता था, वो बिलासपुर जो कि संस्कारधानी बोला जाता, उसको खोदापुर नाम किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी। और इसका श्रेय किसको जाता है? अमर अग्रवाल जी को। 15 साल के इन्हीं हिसाब किताब को लेकर जाएंगे कि आपने भी कुछ किया है जो जनता को बताएंगे आप? मैं आपको वही तो बता रहा था कि हमने अब क्या क्या काम किया। हमारी सरकार ने 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले। सबसे बड़ा काम स्कूल में अच्छी शिक्षा देना है, स्कूल को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बिलासपुर का बौद्धिक स्तर बढ़ाना है। उसके लिए 9000 बच्चे आज बिलासपुर में पढ़ रहे हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में। हमने झूठ नहीं बोला, जो कहा वो करके दिखाया, वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है सबको। तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम किए। निस्संदेह 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा करने का अवसर मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने इस सेवा को, हमारे विकास के कार्यों को बहुत अच्छी से देखा है, परखा है और आने वाले समय में जनता का विश्वास जो है, जनता का भरोसा जो है वो बना रहेगा। अच्छा, इस बार बिलासपुर में क्या यही लड़ाई रहेगी कांग्रेस भाजपा की भी, कि बिलासपुर के भी कुछ जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच रहेंगे, उन जनता के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दे में तो कोई काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई ऐसी सेवा ही नहीं करी। और दूसरी बात यह है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर ही जनता ने मुझे चुना था। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को जरूर मिलेगा। तो ये थे शैलेश पांडे जो बिलासपुर विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम से शैलेश पांडे चुनावी मैदान में है। उनका दावा है कि उनके जो 5 साल के काम है उसके बूते जनता का उन्हें समर्थन मिलेगा। हालांकि ये तय तब होगा जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और जनता का समर्थन प्रत्याशियों को मिलेगा। तो बिलासपुर की जंग बड़ी दिलचस्प है, जहां पर पूर्व मंत्री के साथ स्थानीय विधायक का एक बार फिर से मुकाबला है। अब आपको एक और सीट पर ले चलते हैं, वो है सीतापुर सीट, जहां से एक और मंत्री इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं। रामकुमार टोप्पो को यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है, सीतापुर सीट, और अमरजीत भगत यहां से मंत्री रहे हैं। सीतापुर विधानसभा से रामकुमार टोप्पो चूंकि जिनको मैदान में उतारा है वो इससे पहले सेना में रह चुके हैं, तो एक पूर्व सैनिक को यहां पर उतारा है मैदान में और उनके सामने अमरजीत भगत की चुनौती होगी। इन सब के बीच क्या कुछ तैयारियां यहां पर टोप्पो की है, रामकुमार टोप्पो बीजेपी प्रत्याशी, एक बार उनको सुनते हैं, फिर सुनेंगे अमरजीत भगत को। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपनी चुनावी रणभेरी बजा दी है और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र जहां से अब तक भाजपा को जीत नहीं मिल सकी है। ऐसे में एक सेना के जवान को भाजपा ने मैदान में उतारा है और रामकुमार टोप्पो वो नाम है जिस पर भाजपा ने अपना जो विश्वास जताया है। रामकुमार जी, जिस तरह से भाजपा ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, आप पर विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। मैं यहाँ के युवाओं ने मुझे पत्र लिखकर चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था और आज मुझे खून के पत्र से भी आया। आज उसी के जवाब देने के लिए मैं राजनीति में आया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता की मांग को देखते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे और जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, इस बार का सीतापुर का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। आपने देखा होगा कि जब मैं जा रहा हूँ तो जगह जगह पे आरतियाँ की थाली और आरतियाँ हो रही हैं, पूजा हो रहे हैं। ये साफ साबित होता है कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और यही अपने प्रत्याशी की जीत की कामना कर रहे हैं। किस तरह के मुद्दे नज़र आते हैं जिसको लेकर जनता के पास जाएंगे आप? क्या लगता है कि जो वर्तमान में अभी विधायक हैं उन्होंने किस तरह के काम नहीं किए जिसको लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, यहाँ बेसिक मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे कहते हैं कि एक बेसिक जो सुविधाएं हैं वो आज तक पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन आज हमारे क्षेत्र में इतने साल बाद भी अगर कोई मरीज़ है तो उसे चारपाई में उठा के रोड तक ले जाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। मैं प्रथम दृष्टि से अपने क्षेत्र की तमाम बड़ी समस्याओं पर काम करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि अगर आपको जनता मौका देती है तो कौन से ऐसे विकास के काम हैं जो आपकी नज़रों में हैं जिसको आप क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र को विकास के उस धाराओं की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे कि पूरे देश में हमारे विधानसभा को एक अलग पहचान मिलती हो, चाहे उसमें शिक्षा का हो, विकास हो या पर्यटन हो। हर एक क्षेत्र को मैं प्रथम दृष्टि से ऊपर ले जाना चाहता हूं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से भाजपा को अब तक जीत नहीं मिली है, कई प्रयोग कर चुके हैं, तो कहीं ये प्रयोग तो साबित नहीं रहेगा? ये प्रयोग नहीं है, ये सभी जानते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति ने लॉन्च नहीं किया है, मुझे यहाँ की जनता ने बुलाई है और ये प्रयोग नहीं है।
इस बार जनता की जीत होगी और कमल फूल निश्चित खिलेगा। तो ऐसा लगता है कि सेना का जवान भाजपा को पहली जीत दिलाएगा? बिल्कुल। धन्यवाद जी। तो ये थे राम कुमार टोप्पो, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कांग्रेस ने काम किया है, जो वर्तमान विधायक ने काम किए हैं, वो क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जो जनता है वो किस तरह से अपनाती है, किस तरह से परिणाम लाती है, क्योंकि जब जनता वोट करेगी और मतपेटियों से परिणाम निकलेंगे तब ये स्पष्ट हो सकेगा कि क्या सेना का जवान भाजपा को पहली जीत दिला पाता है या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि सीतापुर के साथ एक संयोग जुड़ा हुआ है कि इस सीट से कांग्रेस के अलावा अभी तक बीजेपी कभी चुनाव जीत नहीं पाई है। तो सीतापुर सीट जो है वहां पर बीजेपी अपनी पहली जीत के इंतजार में है। अमरजीत भगत लगातार चौथी बार मैदान में है और उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। सुनिए मंत्री अमरजीत भगत का क्या कहना है। सीतापुर की जो सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि अमरजीत भगत यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, अब वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और इनके विपक्ष में भाजपा ने एक सेना के जवान को उतारा है। अमरजीत भगत लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। अमरजीत भगत जी हमारे साथ हैं। कौन से ऐसे प्रमुख काम हैं आपके जो जनता के पास लेकर जाएंगे? चौथी बार आपको जिताया है, 5वीं बार फिर से जिताने की तैयारी है, तो कौन ऐसे काम? देखिए, जनता को सुविधा चाहिए, जनता को सहूलियत चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद जनता को लगातार सहूलियत और सुविधा दोनों मिल रही है। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बिल्डिंग, अस्पताल, ये काम तो हो ही रहे हैं। आप कह रहे हैं क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, भाजपा लगातार आरोप लगाती है भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। आप जब से विधायक बने हैं तब से क्षेत्र का विकास रुक गया है। ये झूठ बोलते हैं, ये अपने दिल में हाथ रख के कहें, अपने आँख में हाथ रख के कहें कि अगर वो झूठ बोल रहे हो तो आँख फूट जाए करके, दोनों आँख फूट जाएगा ऐसा बोलेंगे तो। सर, सेना के जवान को आपके सामने उतारा है भाजपा ने। आप एक तरफ से राजनेता, दूसरी तरफ से सेना का जवान, कितना कड़ा टक्कर? सेना का काम बॉर्डर में है, सेना का काम है बंदूक चलाना, नेता का काम है लोगों के लिए योजना बनाना, उनको विकास के रास्ते में आगे ले जाना, योजना बना करके इम्प्लीमेंट करना, उनका दैनिक जीवन स्तर में सुधार लाना। तो बंदूक चलाने वाला बंदूक चलाएगा, बाकी जो नियम बनाने वाला है, जो देश चलाने वाला देश चलाएगा। सर, ये जो अभी 5वीं बार जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि लगातार भाजपा प्रयोग करती रही है, कई जो प्रत्याशी हो मैदान में उतार चुके, पर एक बार भी जीत नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट उतना ही दूर है जितना दिन और रात में अंतर है। कहने का मतलब है कि लगातार प्रयोग, एक के बाद एक प्रयोग। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं सबके लिए हूँ, सबका सेवा करता हूँ। सर, एक सवाल और, जैसे आपने इतने काम किए, कुछ ऐसे काम जो लगता है कि फिर से जनता आप पर भरोसा जताती है तो आप उस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, कौन से ऐसे काम? देखिए, आवागमन की सुविधा तो हमने मुहैया कराया है, पेयजल की सुविधा मुहैया कराया है, बिजली का सुविधा मुहैया कराया है, स्कूल, शिक्षा, सभी सुविधा मुहैया कराया है। तो ये थे अमरजीत भगत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं हूं ना, यानी वो अपने जीत को, 5वीं जीत को लेकर भी बेहद आश्वस्त हैं। ऐसे में ये तो चुनाव परिणाम ही बाद पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल है वो बेहद टाइट हो चुका है और लगातार जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो सीतापुर के दोनों प्रत्याशियों को आपने सुना और किसके दावे में कितना दम है ये यहां की जनता तय करने वाली है 17 तारीख को जब वोटिंग होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे भिलाई नगर की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और किसमें कितना है दम में अब बात करते हैं भिलाई नगर सीट की। यहां से प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री और देवेंद्र यादव के बीच में मुकाबला है। देवेंद्र यादव ने पिछले चुनाव में यहां से प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था। अब एक बार फिर से यही जोड़ी आमने सामने है। भिलाई से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उनकी क्या तैयारी इस बार है ताकि पिछली हार का बदला वो ले सकें, किस रणनीति के साथ मैदान में वो उतर रहे हैं, सुनिए एक बार।
भिलाई नगर विधानसभा में मौजूद हैं, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, और बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से प्रेम प्रकाश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस प्रकार का माहौल है? क्या जो लगता है कि जो बातें विकास की हुई थी कितनी सही है यहाँ पर, क्या स्थिति है अभी? यहाँ पे विकास तो कुछ हुआ नहीं। भिलाई 5 सालों में नशा और अपराध का गढ़ बन गया है, और इतने अपराधी बेखौफ है कि हत्या करते हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं, छोटे मोटे अपराध तो रोज करते हैं, चोरी, लोहा चोरी, एटीएम यहाँ तोड़ ले गए, ऐसे रोज की घटनाएं हैं। सरकार का जो कामकाज है और खासकर किसान कार्ड जो है उसको लेकर कैसे आप देखते हैं, उसके कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, किसान हम पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने जो पैसा दिया वो किस्तों में दिया, हम एक मुश्त दे रहे हैं, और आज भी हम उनसे 1100 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो किसान इस बात को समझ रहा है कि ये सिर्फ हमारे घोषणा पत्र के दूसरे दिन इन्होंने नकल करते हुए हमने 3100 कहा तो 3200 कर दिए। अच्छा, प्रत्याशी अब सामने हैं, देवेंद्र यादव को मौका मिला है, क्या लगता है कितना पावर है उनके पास, या कितने असर करेंगे लगता है, क्या स्थिति है उनके हिसाब से कहेंगे? देखिए, उनके पास अपराध जगत से जुड़े हुए लोगों का ही पावर है, जनता का पावर अब खत्म हो गया है। क्या लगता है माहौल जिस प्रकार से बना हुआ है भिलाई का, भिलाई की जनता का क्या मैसेज जो मिल रहा है? हमेशा पढ़ी लिखी जनता भी है और बस्ती एरिया भी है, तो ओवरऑल क्या आपको मौका मिल रहा है? जगह जगह आप घूम रहे हैं, एक क्रॉस द भिलाई एक इशू है कि भिलाई को नशा और अपराध से पहले मुक्ति चाहिए, पहले शांति चाहिए, उसके बाद विकास चाहिए। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भिलाई नगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, और साफ उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में भिलाई का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और यही वजह है कि भिलाई में जनता काफ़ी नाराज है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी को इस बार जनता मौका देगी और फिर से ये दोबारा भिलाई का प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ। तो प्रेम प्रकाश पांडे को आपने सुना, और प्रेम प्रकाश पांडे रमन सरकार में मंत्री भी थे, और उसके बाद में उन्हें देवेंद्र यादव ने हराया। देवेंद्र यादव ने जब हराया तब वो भिलाई नगर निगम से महापौर भी थे। तो महापौर रहते हुए देवेंद्र यादव कम उम्र में युवा नेता हैं, वो एक विधायक भी बन गए। पिछले 5 साल यहाँ के कामों को जनता ने देखा है, और इसी के ऊपर अभी आपने सुना भी कि किस तरह से प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि 5 साल जो है सिर्फ नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। ऐसे में देवेंद्र यादव एक बार फिर से मैदान में हैं, उनको भी सुनते हैं कि उनकी तरफ से किस तरह की रणनीति है। इस बार फिर से मैदान में चूंकि वो हैं, देवेंद्र यादव से भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने। भिलाई नगर विधानसभा से हम मौजूद हैं, और यहाँ पर कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को मौका दिया है, फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 5 साल के जो कार्यकाल जो आपने किए हो उसके बारे में पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता के बीच में आप जाएंगे तो देखेंगे हर एक विषय पर हम लोगों ने काम किया है। जनता के अंदर विश्वास है, जनता के अंदर खुशहाली है। जनता को पहली बार विधायक इतना सुलभ मिला कि वो हर एक विषय को अपने सामने रख सकती है और अपने काम को करा सकती है। हमने हर छोटे बड़े हर विषय को पूरी जिम्मेदारी से देखा और हमने काम करके दिखाया है। आज कुर्सी पार को आप देखेंगे तो पूरी उसकी तस्वीर कुर्सी पार की बदल गई। टाउनशिप के ऐसे पेंडिंग मुद्दे जैसे हाउस लीज की रजिस्ट्री से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनका समाधान दशकों से नहीं निकला था, उन सब का समाधान निकल गया। सरकार रहती तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि उसका दृष्टिकोण है, अगर आप काम करोगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्लस में होता है माहौल। मुझे लगता है कि भिलाई इस बार 100% मतदान करने के लिए निकलने वाला है और भिलाई के लोग सरकार वापस, विधायक वापस बनाने के लिए वोट करेंगे इस बार। प्रतिद्वंदी को लेकर क्या कहेंगे? प्रेम प्रकाश पांडे जी सामने हैं आपके। देखिए, ऐसा है कि वो चुनाव से काफ़ी दूर हैं। मुझे लगता है कि जनता के बीच में उनका जो पिछले कई वर्षों से आना जाना या संपर्क नहीं रहा, वो उनको तकलीफ़ दे रहा है और अभी जनता की स्वीकार्यता उनको नहीं मिल पा रही है। ये पूरा चुनाव भिलाई के अंदर जनता ने पकड़ के रखा है और जनता हमें वापस लेके आना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को। देवेंद्र यादव हैं भिलाई नगर विधानसभा में, कांग्रेस ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया, और साफ उनका कहना है कि लगातार पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर जनता जो है भिलाई नगर की उनको मौका देगी और चुनाव उनको जिताएगी।
चलिए बात करते हैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की। वैशाली नगर भी दुर्ग भिलाई में ही आता है और ऐसे में यहां पर रिकेश सैन का मुकाबला मुकेश चंद्राकर से है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिकेश सैन को यहां से मैदान में उतारा गया है, जिनका मुकाबला यहां पर कांग्रेस पार्टी के मुकेश चंद्राकर से है। वैशाली नगर सीट वो सीट जो इससे पहले भी पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, इस बार रिकेश सैन को यहां से उतारा गया है। तो उनकी क्या तैयारियां हैं, उनकी क्या रणनीति है, इस पर भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनिए। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम माहौल देख रहे हैं और बीजेपी ने रिकेश सैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार वो इस क्षेत्र से 6 बार के पार्षद रहे हुए अलग अलग वार्डों से, और वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है बताइए, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो है वैशाली नगर विधानसभा की जो जनता है वो मुझे आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो मुझे जानती है, पहचानती है। क्या वादे लेकर जाएंगे जनता के बीच में? जो प्रमुखता से यदि विधायक बन के आते तो पहली फुर्सत में सबसे पहला काम वो करेंगे। पहला काम तो हमारा जो घोषणा पत्र है कि हर महिला को, विवाहित महिला को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और 12,000 रुपये जो है 1 महीने में मिलेगा, तो वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकताएं रहेगी। तो कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया आशीर्वाद दीजिए सब। तो ये हमारा जो है सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। कन्या महाविद्यालय वैशाली नगर क्षेत्र में नहीं है, हमारी बच्चियों को पलटी के उस पार जाना पड़ता है, तो उसका जो है कम से कम कन्या महाविद्यालय यहाँ पे हो, ऐसा हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी को लेकर क्या कहेंगे? स्पष्ट है मुकेश चंद्राकर जी मैदान में है। देखिए, बहुत आश्चर्यचकित हूँ मैं कि कांग्रेस ने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहने वाले, दुर्ग शहर में रहने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जिसको वैशाली नगर विधानसभा का धरातल नहीं मालूम। सिर्फ इसलिए उनको टिकट दे दिया गया है कि वो भूपेश बघेल जी के राजनीतिक गुरु लक्ष्मण चंद्राकर जी के दामाद हैं, तो इसलिए ये दिया गया है। जो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि जिसको कुछ भी नहीं मालूम उनको बताते हैं कि कोका आना है तो वैशाली नगर पहुँच जाते हैं, न जगह का मालूम, न समस्याएँ मालूम हैं। तो ये चुनाव लड़ कैसे मुझे समझ से बाहर है। अच्छा, क्या लगता है सरकार का कामकाज किस रूप से देखते हैं? क्योंकि सरकार मौजूदा कांग्रेस की थी, तो उनका कामकाज कैसा रहा? क्या वैशाली नगर के साथ कैसा व्यवहार रहा? उन्होंने उनका जो भी बातें रही वो झूठ पर आधारित रही है। शराबबंदी के विषय पे उन्होंने कहा था जगह जगह वैशाली नगर में कोचिया के रूप में जो है शराब जो है मिल बिक रही है, सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वैशाली नगर विधानसभा को धोखा देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। चलिए, रिकेश सैन से हम बात कर रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं वैशाली नगर विधानसभा से, और उनका साफ कहना है कि वो लगातार यहाँ पर कई वर्षों से पार्षद है, इसलिए पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनका लगातार संपर्क बना हुआ है और समस्याओं को जानते हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो मौका दिया है उस मौके को वो कहीं ना कहीं उस जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी, जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे वो खरा उतरेंगे और वैशाली नगर क्षेत्र की जनता है वो बीजेपी को यहाँ से जिताएगी और रिकेश सैन को विधायक बनाएगी। आप तो रिकेश सैन, एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने वैशाली नगर से उतारा है और इनके सामने कांग्रेस की तरफ से भी एक नया चेहरा मुकेश चंद्राकर मैदान में है। मुकेश चंद्राकर की क्या तैयारी है, उनसे भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनिए। वैशाली नगर विधानसभा में मौजूद है, कांग्रेस ने यहाँ से मुकेश चंद्राकर को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार आपकी थी, विधायक आपके नहीं थे, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि जो 2 प्रमुख काम जो सरकार की तरफ से इस विधानसभा में हुए हों? सरकार की तरफ से यहाँ के सरकार की सारे योजनाएं जो वैशाली नगर विधानसभा में इम्प्लीमेंट हुए हैं। यदि हम क्षेत्र की स्पेसिफिक बात करें तो क्या कहेंगे क्षेत्र के लिए आप? क्षेत्र में निरंतर हम लोग हमारे नगर निगम बनने के बाद 2 साल से सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लगातार पिछले 5 साल में से कोरोना के 2 साल का छोड़ दिया जाए तो 3 साल से लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फंड दे रहे हैं और यहाँ निरंतर विकास होते जा रहा है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, बघेल का जो कॉम्बो ऑफर बोलते हैं किसानों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, तो वो किस रूप से देखते हैं और कितना असर पड़ेगा इसका? भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष थे तभी जो वादे और घोषणा तैयार किए थे वो इस 5 साल में पूरे के पूरे घोषणा पत्र को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और अभी जो उन्होंने कहा है
वो फिर से करेंगे 100%, क्योंकि लोगों का भरोसा है भूपेश बघेल पे कि भूपेश बघेल ने जो कहा है वो करके दिखाते हैं। अच्छा, रिकेश सेन की बात करें जो आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार पार्षद रहे हुए इस क्षेत्र से, यहाँ क्या कहेंगे उनकी? वो आज तक एक वार्ड, हमेशा वार्ड बदल बदल के लड़ते रहे, एक वार्ड में डबल लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है और क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो आपके कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, मुकेश चंद्राकर हैं बीजेपी से, रिकेश सेन यहाँ चुनाव मैदान में उनके अगेंस्ट में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साफ उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसका भी असर है और साथ ही साथ क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 5 साल में सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उससे काफ़ी कुछ उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। साथ ही साथ प्रतिद्वंदी को लेकर कहना है कि रिकेश सेन जो है लगातार उन्होंने वार्ड बदला, इसलिए जनता उनके साथ नहीं है, वैशाली नगर की जनता उनके साथ है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें इस विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाएगी। तो हमारी खास पेशकश किसमें कितना है दम में हमने एक साथ 4 सीटों के प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराया, उनकी रणनीतियों से आपको रूबरू कराया ताकि आप सोच समझकर अपने प्रत्याशी का चयन कर सकें और यह समझ सकें, जान सकें कि आखिर आपके इलाके में जो प्रत्याशी मैदान में है उसमें किसमें कितना है दम। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।